हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी होस्ट अर्चना। आज रात मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी काली हकीकत जो आपके जहन में गहराइयों तक उतर जाएगी। मुंबई की चमक दमक, उसकी बुलंद इमारतों और आलीशान पार्टियों के पीछे छिपा एक भयानक सच। यह उस मकड़जाल की कहानी है जिसे इंसान ने अपने हाथों से बुना था, खून से सना, फरेब से भरा, जहां परिवार का रिश्ता, प्यार और भरोसे का बंधन अचानक एक कब्र खोदने वाले फावड़े में बदल गया। ये कहानी है शीना बोरा की, उस रूह की जो कभी वापस नहीं आई। एक ऐसा अदृश्य जख्म जिसने पूरे देश को भीतर तक हिला दिया। एक ऐसा अपराध जिसने सोने के पिंजरे में छिपी शैतानी को उजागर किया। इस खूनी खेल के कुछ मुख्य मोहरे हैं जिनके बीच रिश्तों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इन्हीं जटिल संबंधों ने इस भयानक कहानी को जन्म दिया। ध्यान से सुनिए इनके नाम और इनके असली रिश्ते। सबसे पहले शीना बोरा, 25 साल की वो मासूम लड़की जिसकी आंखों में मुंबई के सपने पल रहे थे। वो इंद्राणी मुखर्जी की सगी बेटी थी, लेकिन दुनिया उसे इंद्राणी की छोटी बहन जानती थी। शीना अपने बायोलॉजिकल फादर से अलग होने के बाद इंद्राणी के जीवन का एक छुपा हुआ हिस्सा थी। फिर आती है इंद्राणी मुखर्जी, एक हाई प्रोफाइल मीडिया हस्ती जिसकी पहचान ग्लैमर, रसूख और बेपनाह दौलत से थी। वह शीना की बायोलॉजिकल माँ थी, लेकिन समाज में उसे अपनी छोटी बहन बताती थी। इंद्राणी के हर अंदाज में एक अट्रैक्शन था, लेकिन क्या उस चमक के पीछे एक ऐसी काली खाई छुपी थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। अगला नाम है इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी का, खुद एक बड़ा मीडिया टाइकून। वो इंद्राणी का मौजूदा पति था। पीटर के लिए शीना उसकी पत्नी की छोटी बहन थी, लेकिन बाद में सामने आया कि वो इंद्राणी की बेटी थी जिसके बारे में पीटर को कोई जानकारी नहीं थी। अगला नाम है राहुल मुखर्जी, पीटर के अपने बेटे जो इंद्राणी के सौतेले बेटे थे। राहुल का शीना बोरा से गहरा रिश्ता था। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। हालांकि वे पीटर के सौतेले भाई बहन थे और इंद्राणी उन्हें भाई बहन के रूप में पेश करती थी। राहुल ही था जिसने शीना की गुमशुदगी को लेकर सबसे पहले सवाल उठाए थे। अगला नाम है संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी का पहला पति, पूर्व पति कह सकते हैं। बाद में यह सामने आया कि शीना इंद्राणी और संजीव के संबंधों से पहले की बेटी थी और संजीव इंद्राणी की दूसरी बेटी विधि के जैविक पिता से, मतलब कि बायोलॉजिकल फादर। संजीव पर भी शीना की हत्या का साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। और अंत में नाम आता है श्यामवर राय का, इंद्राणी का ड्राइवर, एक ऐसा वफादार नौकर जिसने इस कहानी के सबसे घिनौने सच को बाहर खींच लिया। वो इस अपराध का एक चश्मदीद गवाह था जिसने उस भयानक रात को अपनी आंखों से देखा था। और अब बात करते हैं इंद्राणी के अतीत से, एक चमकती शख्सियत के पीछे का अंधेरा। इंद्राणी मुखर्जी, ये नाम सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य का प्रतीक बन गया जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर छाया रहा। उसकी वर्तमान की चमक दमक के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा था जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इंद्राणी का जन्म पुरी बोरा के नाम से असम के गुवाहाटी में हुआ था। उसके शुरुआती दिन शायद इतनी चकाचौंध से भरे नहीं थे जितनी उसकी बाद की जिंदगी में हो गए। कम उम्र में ही उसने एक रिश्ता बनाया जिससे उसे शीना बोरा और मिखाइल बोरा नाम के 2 बच्चे पैदा हुए। लेकिन इंद्राणी की महत्वाकांक्षाएं कहीं और थी। उसने इन बच्चों को अपने माता पिता के पास असम में छोड़ दिया और कोलकाता चली गई, और फिर वहां उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। इस शादी से उसे एक बेटी हुई
विधि। लेकिन इंद्राणी का सफर यही नहीं रुका। वो और आगे बढ़ना चाहती थी। उसने संजीव को तलाक दिया और मुंबई चली आई। यहाँ उसकी मुलाकात हुई जाने माने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से। पीटर के साथ शादी के बाद इंद्राणी ने एक नई पहचान बनाई, एक प्रभावशाली मीडिया एग्जीक्यूटिव की। उसने पीटर के साथ मिलकर एक मीडिया कंपनी भी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उसकी हर रिश्ते की डोर उलझती चली गई। ये बात है साल 2012 की। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन्हीं जटिल रिश्तों के बीच एक भयानक रहस्य ने जन्म दिया। शीना बोरा अचानक बिना किसी आहट के दुनिया के नक्शे से मिट गई। उसे दुनिया इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बहन जानती थी, लेकिन ये एक भयानक झूठा सा पर्दा था जिसे सालों से बुना जा रहा था। शीना गायब हो गई। उसके घर वालों ने कहा वह तो अमेरिका चली गई है पढ़ाई के लिए, अब वह हमसे संपर्क नहीं रखती। एक सफेद झूठ, एक ऐसा झूठ जो 3 साल तक जमीन के नीचे दफन रहा। यहाँ कानून की पहली तलवार चली। इंद्राणी का शीना को अपनी बहन बताकर उसकी गुमशुदगी के बारे में झूठी जानकारी देना सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध की ओर इशारा करता है। यह धारा अपराध के साक्ष्य का विलोपन, मतलब एविडेंस को मिटाने की कोशिश, या अपराधी को स्क्रीन करने के लिए गलत जानकारी देना। यह सिर्फ एक सामाजिक झूठ नहीं था, बल्कि एक आपराधिक कृत्य था जिसका मकसद किसी बड़े गुनाह के सबूत मिटाना था। ये सबूत कहता है कि कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। इस मामले में आपराधिक साजिश के तहत दबाने की कोशिश की जा रही थी। जंगल का खौफ और गद्दारी का सच सामने आया। साल 2015 मुंबई पुलिस को एक गुमनाम टिप मिलती है। मुंबई के रायगढ़ जिले के दूर दराज घने जंगल से डरावने जंगलों में एक सुनसान जगह पर कुछ दबा है, कुछ भयानक। पुलिस की टीम उस सन्नाटे को चीरते हुए जंगल की ओर जाती है। सूखी पत्तियों और पैरों तले चरमराहट की आवाज, घनी झाड़ियां रास्ता रोकती हैं और फिर उन्हें मिलता है एक जला हुआ, लगभग गल चुका कंकाल। हड्डियों के कुछ टुकड़े, कपड़ों के कुछ अवशेष। पहली नजर में यह सिर्फ एक अज्ञात शव था, एक डेड बॉडी। लेकिन जब इंद्राणी मुखर्जी का नाम शीना बोरा की गुमशुदगी से जुड़ा तो इस कंकाल की खामोशी चीखने लगी। रायगढ़ के वो जंगल जिनकी हवा में हमेशा नमी और मिट्टी की गंध होती थी, उस दिन किसी और ही बदबू से बोझिल थे। सड़ी हुई, जली हुई मांस की गंध जो सीधे आपकी रूह तक उतरती थी। पुलिस ने जब मिट्टी को कुरेदा तो जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। अधूरी जली हुई हड्डियां जो किसी इंसान के शरीर का हिस्सा थी, कुछ कपड़े के टुकड़े जो खून और मिट्टी में सने थे, अब लगभग राख हो चुके थे। एक कंकाल जिसे इस तरह से जलाया गया था कि उसकी पहचान मिटाई जा सके। हर हड्डी, हर अवशेष उस भयानक रात की गवाही थी जब एक जिंदा इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और फिर उसके निशान मिटाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया गया। डीएनए टेस्ट हुए और उन हड्डियों ने शीना बोरा की पहचान बताई। ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, यह एक भयानक कत्ल था। एक ऐसा कत्ल जो रिश्तों की सबसे करीबी दायरे में हुआ था। और अब बात करते हैं कुछ लीगल एस्पेक्ट की।
इंद्राणी शांवर राय और बाद में संजीव खन्ना की गिरफ्तारी हुई। आईपीसी की सबसे गंभीर और भयावह धाराएं लागू हुई। उन पर धारा 302 हत्या का आरोप लगा, जो भारत की सबसे जघन्य अपराधों के लिए लगाई जाती है। इसके साथ ही यह एक सोची समझी योजना मानी गई, जिसके लिए धारा 120 भी आपराधिक साजिश भी जोड़ी गई। यह धारा साबित करती है कि यह एक अकेला कृत्य नहीं था, बल्कि कई लोगों की मिली भगत से रचा गया एक शैतानी प्लान था। इस केस में श्यामवर राय का सरकारी गवाह बनना न्यायिक प्रक्रिया के लिए बेहद अहम था। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत एक सह अभियुक्त सरकारी गवाह बन सकता है, जिससे वह अपराध से संबंधित सभी जानकारी देता है, जिसके बदले में उसे कुछ कानूनी रियायतें भी मिल सकती हैं। उसका बयान, जिसमें हत्या के तरीके, शव को ठिकाने लगाने और साजिश में शामिल लोगों का विवरण, अभियोजन पक्ष के लिए रीढ़ की हड्डी बन गया, जिसने इस साजिश की भयावह सच्चाई को कोर्ट के सामने रखा। जैसे जैसे केस की परतें खुलती गई, रिश्तों का ये जाल और उलझता गया। हर परत एक नए सदमे को सामने ला रही थी। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पीटर मुखर्जी, इंद्राणी का पति, को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर इल्जाम था कि वो भी इस साजिश में शामिल था, या कम से कम उसे इस भयानक कृत्य की जानकारी तो थी। एक ही परिवार के लोग, एक बेटी का खून, आखिर क्यों? क्या ऐसी दुश्मनी थी एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी? पीटर मुखर्जी ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन शक की सुई उस पर भी थी। क्या उसे अपनी पत्नी के इरादों का पता था? क्या उसने आंखें मूंद ली थी, या वो खुद इस भयानक नाटक का हिस्सा था? राहुल ही था जिसने सबसे पहले शीना की गुमशुदगी पर सवाल उठाए थे। उसकी लगातार कोशिशों से ही इस भयानक सच का पता चला। क्या उसे इस साजिश की भनक थी? क्या वह भी एक प्यादा था इस खतरनाक खेल का? कोर्ट में इस केस में मुख्य रूप से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मोटिव पर लगातार बहस हुई। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो सबूत होते हैं जो किसी तथ्य को सीधे नहीं, बल्कि परिस्थितियों की एक चैन के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से साबित करते हैं। प्रोसिक्यूशन ने तर्क दिया कि इंद्राणी को शीना से खतरा था, शायद पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जिसमें शीना की संपत्ति और निवेश का मुद्दा शामिल था, शायद राहुल से उसके रिश्ते को लेकर, या शायद इंद्राणी के अतीत से जुड़े कुछ भयानक राज थे जिन्हें शीना दुनिया के सामने लाने वाली थी, और इसी डर ने उसे इस रास्ते पर धकेला। बचाव पक्ष ने हर आरोप का खंडन किया, यह साबित करने की कोशिश की कि ये सभी केवल अनुमान थे, न कि ठोस सबूत। कानूनी बहस में धारा 34 और धारा 109 यानी कि अपराध करने के लिए उकसाना पर भी जोरदार बहस हुई। धारा 34 यह बताती है कि अगर कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए इस तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि उसने वह कार्य अकेले ही किया हो। धारा 109 उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है। यह एक जटिल कानूनी प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटे से छोटे सबूत, हर फोन कॉल, हर मैसेज और हर बयान की बारीकी से पड़ताल की गई, यह साबित करने के लिए कि कौन कौन इस अपराध में शामिल था और किस हद तक। शीना बोरा हत्याकांड एक ऐसी काली कहानी है जो धन, पावर और रिश्तों के बीच के जटिल जाल में इंसान को कितने नीचे गिरा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। यह एक ऐसा मामला है जिसने भारतीय न्यायिक प्रणाली के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। सबूतों की कमी, गवाहों के बयानों का पलट जाना और सत्य तक पहुंचने की अंतहीन प्रक्रिया। वर्तमान में क्या स्थिति है?
आइए जानते हैं। तो क्या इस भयानक कहानी का कोई अंत हुआ है? क्या शीना बोरा को न्याय मिल गया? तो इसका जवाब है नहीं। शीना बोरा हत्याकांड का ट्रायल इतने सालों बाद भी अभी तक चल रहा है। न्याय के चक्रव्यूह में यह केस आज भी फंसा हुआ है। इसके सभी आरोपी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना शामिल हैं, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इंद्राणी को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जबकि पीटर को मार्च 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली। इन जमानतों ने मामलों की जटिलता और सबूतों की चुनौतियों को उजागर किया। कोर्ट में सुनवाई अब तेज गति से रोजाना हो रही है, ताकि इस केस को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन गवाहों की लंबी सूची और बचाव पक्ष के कड़े सवालों के कारण प्रोसेस थोड़ा ढीला है। गवाहों की पेशी जारी है और हर गवाह के साथ एक नया पहलू सामने आ सकता है, जो इस केस की दिशा को बदल सकता है। हाल ही में इस केस में एक अजीब और चिंताजनक मोड़ आया, जब शीना बोरा के कथित कंकाल के अवशेषों के गायब होने की बात सामने आई। यह एक ऐसा सवाल था जिसने केस में और सस्पेंस जोड़ दिया। हालांकि बाद में सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि अवशेष उनके कार्यालय में सुरक्षित हैं। यह मुद्दा ट्रायल के दौरान कानूनी बहस का विषय बना हुआ है और सबूतों की हिफाजत पर सवाल उठाता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सबूतों के महत्व को दर्शाता है। इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी भी बहुत संवेदनशील है और उसे देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। आज भी रायगढ़ के उन घने खामोश जंगलों में जहां शीना का जला हुआ कंकाल मिला था, शायद उस भयानक रात की गूंज सुनाई देती होगी। एक ऐसी रात जहां एक मां पर अपनी ही बेटी की जान लेने या उसमें मदद करने का इल्जाम है। इस केस की हर सुनवाई, हर अपडेट हमें उस भयानक सच्चाई की याद दिलाती है, जो हमारे समाज के सबसे अंधेरे कोनों में छिपी हो सकती है। ये केस बताता है कि न्याय की डगर भले ही लंबी हो, सबूतों की चुनौती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सत्य की तलाश कभी नहीं रुकती। क्या कभी इस भयानक पहेली का पूरा सच सामने आ पाएगा? क्या शीना बोरा की रूह को कभी शांति मिलेगी? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं और शायद हमेशा तैरते रहेंगे, इस बात की याद दिलाते हुए कि कुछ राज इतने काले गहरे होते हैं कि उन्हें पूरी तरह कभी सुलझाया नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।